हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र हिंदी की चाशनी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जो रस पर आधारित होगा। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जो रस निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। उन्हीं प्रमुख रसों का अध्ययन हम इस वीडियो में आज करेंगे। तो हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से रस हैं जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। ये मैं जानता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं उसकी यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ। जो प्रमुख रस हैं उनको हमें पढ़ना है। केवल रस तो वैसे 9 हैं, कहीं कहीं 10 हैं, कहीं कहीं 11 हैं, हिंदी साहित्य में माने जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कितना है ये आज मायने रखता है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और हमें उन्हीं रसों को पढ़ना है कि जो परीक्षा में आने योग्य हों। बाद में हम अपने ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। तो हम जान लेते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन रस रखे गए हैं और उसी के आधार पर हम उनका अध्ययन कर लेंगे। एक प्रकार से यह कहा जाए कि उनका रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से रस जो हमारे पाठ्यक्रम में रखे हुए हैं। एक बार हम उनको देख लेते हैं। उसके बाद रस के बारे में, रस है क्या, रस कहते किसे हैं, रस के भेद कितने हैं, और इन सबको जानते हुए बारी बारी से उनका हम अध्ययन करते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जो यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम है उसमें 5 प्रमुख रसों को रखा गया है। पहला उसमें है श्रृंगार, दूसरा है करुण रस, तीसरा है हास्य, चौथा है वीर रस और पांचवा है शांत रस। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस, ये हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में इन्हीं 5 रसों को रखा गया है, जिनको हमें अपनी परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करना है या रिवीजन करना है। और ये विद्यालय में पढ़ाया जा चुका है, फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से इसका रिवीजन कर लेंगे, ताकि हमारी परीक्षा की तैयारी, हिंदी विषय की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए हम इसको जान लिए कि किन 5 प्रमुख रसों का अध्ययन हमें करना है। अब हम संक्षिप्त में रस क्या है, रस किसे कहते हैं, इसको जान लेंगे और फिर बारी बारी से श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य और वीर रस के बारे में जान लेंगे। उनका उदाहरण को जान लेंगे, परिभाषा उनकी जान लेंगे। और परीक्षा में परिभाषा और उदाहरण दोनों आता है। कभी कभी परीक्षा में उदाहरण दे देगा तो पूछ लेगा इसमें कि इसकी परिभाषा या किस रस का उदाहरण है, तो हमें उसकी परिभाषा लिखनी होगी। कभी कभी परिभाषा दे देता है तो कहता है कि उसका एक उदाहरण लिखिए। तो हमें कम से कम 2-3 उदाहरण एक एक रस के याद रखने हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले तो बात आती है रस क्या है, रस किसे कहते हैं। तो रस आप लोग सब जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में रस वह कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको खाने से, पीने से या महसूस करने से आनंद प्राप्त होता है। रस के बारे में जानते होंगे, एक जूस भी रस होता है, एक गन्ने का रस होता है, चीनी का रस होता है, गुड़ का रस होता है। तो ये भी रस होता है, लेकिन इनका भी स्वाद क्या होता है, आनंद देता है, आनंद की अनुभूति कराता है। वैसे साहित्य में जो रस होता है वह भी आनंद की अनुभूति ही कराता है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं कि रस का मतलब ये होता है वो होता है, वो भी ठीक है, लेकिन कहने का मतलब रस जो होता है
वो आनंद की अनुभूति कराता है। जिस प्रकार किसी गुड़ को या चीनी को खाने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, मीठे की अनुभूति होती है, तो वैसे ही साहित्य में जो रस होता है उसकी अनुभूति ही कुछ इसी तरह से होती है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि काव्य को पढ़कर, किसी नाटक इत्यादि को देखकर, किसी की वेशभूषा को इत्यादि को देखकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ये तो इसकी सामान्य परिभाषा है कि किसी काव्य को, नाटक को, कहानी को पढ़कर, देखकर, सुन करके हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं साहित्य में। ठीक है, तो काव्य को, नाटक को, कहानी इत्यादि को पढ़ करके अथवा नाटक इत्यादि को देख करके हृदय में आनंद की जो अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। ये तो इसकी सामान्य परिभाषा हो गई। और संस्कृत में कहीं कहीं इसके रस के बारे में कहा गया है कि रसते इति रसः। रसते इति रसः। रसते इति रसः का अर्थात जो आनंद की अनुभूति कराए वो रस है। जो आनंद की अनुभूति कराए वही रस है। रसते इति रसः, जो आनंद की अनुभूति कराए वही रस है। एक संस्कृत साहित्य में आचार्य विश्वनाथ हुए हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देख लीजिएगा। काव्य के विषय में वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा, इसका अर्थ होता है रस से युक्त रस से युक्त वाक्य काव्य होता है। अर्थात कहा कि काव्य जो कैसा होता है, कहता है वो रस युक्त होता है। काव्य जो है आनंद की अनुभूति कराता है, इसीलिए कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि रस होता क्या है, रस की परिभाषा क्या है। एक बार फिर पुनः मैं रस के बारे में बता देता हूँ कि काव्य को पढ़ करके, नाटक, कहानी इत्यादि को पढ़ करके अथवा नाटक को देख करके या किसी व्यक्ति विशेष को देख करके अचानक हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसे
रस कहते हैं। मान लीजिए किसी ऐसे अपने व्यक्ति को देख लिया जो विचित्र कपड़ा पहने हुए है या उसकी वेशभूषा ऐसी है कि जिसको देखने से अचानक जो मन में हंसी आ जाए, तो यह भी एक रस ही है जो हास्य रस के अंतर्गत आता है। किसी की पीड़ा को देखकर हृदय जो है करुणा से भर जाए, तो यह भी एक रस ही है। करुणा एक ऐसा रस है जिसको कवि ने रस माना है कि करुणा में भी मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है, दुख में भी मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। करुण रस के बारे में ऐसा ये कवि की रचना है, कवि की सृष्टि है, जिसमें उसने करुण रस, करुण को भी, करुणा को, वेदना को भी रस में परिणित कर दिया है। कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम आगे इसके बारे में देखते हैं। रस की उत्पत्ति के विषय में आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो कभी कभी पूछ देता है कि रस के आदि प्रणेता कौन है, रस के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरत मुनि जो हैं वो रस के प्रवर्तक हैं। लिख लीजिएगा, रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। इनकी पुस्तक का नाम है नाट्य साहित्य, नाट्य शास्त्र, ये इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें नाट्य शास्त्र में ही आचार्य भरत मुनि ने रस के बारे में बताया है, रस की उस उत्पत्ति के बारे में बताया है कि रस होते कितने हैं। तो मैं भी यहाँ क्लियर कर दूँ कि हिंदी साहित्य में रसों की संख्या किसी किसी विद्वान के अनुसार 9 है, कुछ विद्वानों ने इसकी संख्या 10 मानी, किसी ने एक 11वां रस मान लिया, वात्सल्य रस जिसको आप पढ़ते हैं, किसी ने शांत रस को 10वां रस मान लिया, किसी 11वें रस को वात्सल्य रस मान लिया। ऐसे 9 रस ही मूल रूप से जो भरत मुनि थे उनमें संस्कृत में जो 8 ही रस की कल्पना की गई है, हिंदी में आते होते वो रस 9 में परिणित हो गया, फिर वो रस 10वें रस में भी परिणित हो गया। कुछ विद्वानों ने उसके माना कि ये 10वां रस है और कुछ विद्वानों ने माना कि 11वां रस भी होता है। तो हम इसके अंतर्गत उन सभी को पढ़े हैं अपने विद्यालय में, लेकिन यहाँ हम रिवीजन है इसलिए ये वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो ये मान के चलिएगा कि संस्कृत के अनुसार जो रसों की संख्या 8 होती है और हिंदी के अनुसार जो मूल रस होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन कुल रस की संख्या अगर पूछे तो कुल रसों की संख्या 11 आप करिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं रस की उत्पत्ति कैसे होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभाव
और व्यभिचारी भाव के संयोग रस की उत्पत्ति होती है। ये आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य साहित्य में रस की परिभाषा देते हुए यही लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है। तो व्यभिचारी भाव क्या है, तो इसके बारे में भी अगर हमें रस पढ़ना है, रस के बारे में जानना है, तो इनके बारे में भी जानना, संक्षिप्त ही जानना आवश्यक है। तो हम उसको जान लेंगे। चलिए देख लेते हैं। लाइन में बात आई कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभावानुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो एक प्रश्न उठता है कि ये भाव क्या है। तो कहा जाता है कि रसों का जो आधार होता है वो भाव होता है। रस का आधार भाव होता है। रस का आधार भाव होता है। ये भाव है क्या? ये भाव नहीं किसी के दाम आप नहीं जाके भाव पूछ रहे हैं कि भैया आलू कै रुपया किलो है, लौकी कै रुपया किलो है। ये भाव नहीं, सब्जी का भाव नहीं। ये साहित्य में जो रस का आधार होता है उसके भाव को हम जान रहे हैं। तो भाव क्या होता है? तो कहते हैं कि भाव मन के विकार को कहते हैं। मन का जो विकार होता है उसे भाव कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, मन के विकार को भाव कहते हैं। मन के विकार को भाव कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि भाव किसे कहते हैं, तो होता है मन के विकार को भाव कहते हैं। अब ये मन का विकार होता क्या है? कभी मन किसी को देखकर बहुत प्रसन्न होता है तो ये खुशी का भाव हो गया। कभी किसी को देखकर मन बहुत खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो दुख का भाव हो गया। अर्थात मन की जो दशा होती है वो भाव पर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार जो रस होता है वो भाव पर आधारित होता है कि व्यक्ति का भाव किस तरह का, वह किस तरीके का भाव रखता है, तब उसके अंदर वही रस की उत्पत्ति होती है। और भाव अब होता है कि भाव के भेद क्या होते हैं, तो भाव के दो भेद होते हैं। रस में भाव के दो भेद होते हैं। एक होता है अस्थाई भाव, एक होता है संचारी भाव। तो यहाँ हम देख लेंगे भाव के भेद। भाव के दो भेद हो जाते हैं। एक होता है अस्थाई भाव और एक होता है संचारी भाव। भाव के दो भेद हो गए, एक हो गया अस्थाई भाव, दूसरा हो गया संचारी भाव। तो ये अस्थाई भाव क्या होता है? तो कहता है जो रस होता है वो रस सबके हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में
वो अस्थायी रूप से हृदय में निवास करता है, वो अवस्था जन्य होकर प्रकट होता है। जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, हृदय में सबके अंदर रहता है। जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, उनके अंदर ये सुषुप्ता अवस्था में रहता है, सोया रहता है। जब ये किसी का साथ पा जाता है तो ये जागृत हो जाता है। तो अस्थाई भाव और संचारी भाव ये होते हैं, ये क्षणिक होते हैं। ये अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। और अस्थाई भाव ये तो हमेशा हृदय में, जिसको दिल या हृदय जो भी आप कहिए, उसमें हमेशा वो विद्यमान रहता है, सुषुप्ता अवस्था में रहता है, सोया रहता है। ये विशेष परिस्थिति पाके जागृत होता है, उद्भूत होता है और रस के रूप में परिणित हो जाता है। ठीक है। तो जितने भी रस हैं उनके अस्थाई भाव बताए जाएंगे कि ये अस्थाई भाव होते हैं, ये आलंबन, उद्दीपन, आश्रय पाकर के प्रकट हो जाते हैं। तो हम इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये अस्थाई भाव यही रस के यही काव्य के अंग कहलाते हैं। जो अस्थाई भाव हैं यही काव्य के अंग कहलाते हैं। अब हम देख लेंगे रस के कितने अवयव होते हैं और कितने तत्व होते हैं। रस के अवयव या तत्व। रस के 4 मुख्य अवयव होते हैं या रस के 4 मुख्य तत्व होते हैं। रस के 4 तत्व। ये पढ़ाने का समय नहीं है, केवल रिवीजन करवाने का समय है। अगर ये मेरा चैनल अगर अच्छे से चल गया है तो मैं, मान लीजिए आप लोग तो निकल जाएंगे, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे नंबरों से पास हों। आगे आपके जो भाई बहन आए वो मेरे चैनल को देखें तो इस पर शायद मैं अच्छे अच्छे वीडियो अलंकार के और उससे कक्षा 12 से संबंधित जितने भी हिंदी के वीडियो होंगे, चाहे वो गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे पूरा सिलेबस हो, उस पर लेके आऊँगा, बनाऊँगा। आगे कोशिश मेरी यही रहेगी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का। तो अभी तो केवल रिवीजन का एक मैं वीडियो लेके आया हूँ ताकि बच्चों का रिवीजन हो जाए, तो इसलिए मैं इसे शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो रस के अवयव या तत्व होते हैं 4, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन कक्षा लूँगा रस पे या हिंदी साहित्य की कक्षा लूँगा तो उसको एक स्टेप बाई थोड़ा थोड़ा ही 35 मिनट 40 मिनट का वो जो समय होगा उसमें पढ़ाऊँगा। तो उसमें व्याख्यायित करके आराम से पढ़ाऊँगा। ऐसे शॉर्टकट में नहीं पढ़ाऊँगा, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे महीने भर, वो जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ाऊँगा। तो शायद आपके भाई बहनों को ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे, तो आप इससे जुड़े रहिएगा। अगर ये ग्रोथ करता है, आगे जाता है तो अच्छा चैनल होगा। तो रस के अवयव के बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि रस के अवयव या तत्व होते हैं 4 होते हैं। तो एक के बारे में जान लेंगे। पहला क्या होता है? पहला होता है स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव। तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी। यही चारों जो होते हैं रस का मूल कारण। इन्हीं के मिलने से रस जो है प्रस्फुटित होता है। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। आगे जो है अस्थाई भाव, विभाव
अनुभाव और संचारी भावों को बताते हुए, संक्षिप्त में बताते हुए आपको श्रृंगार, करुण, वीर, हास और शांत रस की परिभाषा और उदाहरण सहित वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा इससे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपकी परीक्षा तक आपके व्याकरण से संबंधित जितने भी वीडियो हैं वो मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। इसके बाद रस हो जाता है, समास हो जाता है और अलंकार का जो आपको प्रमुख अलंकार रखे गए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में, वो समास, संधि जो रखी गई, जो प्रत्यय है, सब पे थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट का, 20-20 मिनट का वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए। और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी अब अपने सारे ध्यान को इधर उधर से हटा करके अपने पढ़ाई पे लगा दीजिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हमें मैदान में उतरना है। जो हमारी लड़ाई है, परीक्षा रूपी लड़ाई, उसको डट कर हमें करना है और हमें जंग जीतनी है। परीक्षा रूपी जंग को जीतना है, हमें कुछ करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो जो समाप्त कर रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।